हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ जिसके ऊपर 2019 में काफी प्रोटेस्ट हुए थे। 100 से भी ज्यादा रिट पिटिशन जिस लॉ के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, उसी लॉ के ऊपर रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने रूल्स को नोटिफाई किया है। तो 5 साल बाद जो ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आज हम उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या है इसके रूल्स और कैसे ये अफेक्ट करेंगे अलग अलग कम्युनिटीज को जो कि भारत की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डिटेल में बात करें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि ये सीएए के रूल्स होते क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं रूल्स के बारे में बात करूं, रूल से पहले हमें एक्ट और बात करनी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसका पूरा ब्रीफ एक बैकग्राउंड जो है उस बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग यहां पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप हमारे भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक लिखा हुआ है अबाउट सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के प्रोविजंस जो हैं वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मिलते हैं, आर्टिकल 5 to 11। अब इसके साथ साथ यहां स्पेसिफिकली मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहूंगा विच इज आर्टिकल नंबर 11। तो ये जो आर्टिकल नंबर 11 है, ये आर्टिकल नंबर 11 लेजिस्लेचर को ये पावर देता है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो लेजिस्लेचर के पास में जो पावर है कि वो इसके ऊपर कोई स्टैट्यूट या कोई एक्ट इस टॉपिक के ऊपर फ्रेम कर सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो सबसे पहले इसको लेकर लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ ये जरा देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप को लेकर जो एक एक्ट आया था वो 1955 में आया था। तो 1955 का लॉ, और इसी 1955 के लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में अलग अलग लोगों को सिटीजनशिप जो थी वो दी जाती थी। अब यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। आपने एक फेमस सिंगर के बारे में सुना होगा जिनका नाम है अदनान सानी। तो अदनान सामी जो सिंगर हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान से आए थे और उन्हें भी भारत के सिटीजनशिप जो है वो दी गई थी, और अब वो भारत के सिटीजन हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राइट। अब ये एक कानून है, ये एक लॉ है, एक स्टैट्यूट है जो कि 1955 का लॉ है। अब इसी लॉ में एक अमेंडमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में। तो 2019 में इस लॉ में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इस 2019 वाला जो अमेंडमेंट आया, यहां पे एक सेक्शन 6B को ऐड किया गया। सेक्शन 6B को यहां पे ऐड किया गया, और सेक्शन 6B को ऐड करने के साथ साथ यहां पे प्रोविजन बना दिए गए कि अगर सिटीजनशिप से रिलेटिंग रूल्स जो है वो गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है। रूल्स कौन फ्रेम करेगा, तो यहां पे इससे रिलेटिंग जो रूल्स होंगे वो गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। तो गवर्नमेंट को यहां पे रूल बनाने की पावर कौन दे रहा है, तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट ही गवर्नमेंट को यहां पे रूल्स फ्रेम करने की पावर दे रहा है। अभी मैं इस सेक्शन 6B के बारे में आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा बेसिकली किस तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहले हमें दो चीजें यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझनी है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस स्टैट्यूट को बनाने का जो लेजिस्लेचर के पास में जो राइट है वो कहां से आ रहा है। वो बेसिकली आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 11 से। और ये एक्ट पहली बार कब बना, तो सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो 1955 में आया, और उसके बाद में अमेंडमेंट जो था वो 2019 में आया। तो 2019 में अमेंडमेंट आया जो मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैं यहां पे आपको बता रहा हूं एक सेक्शन 6B जो यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब कोई एक्ट बनता है ना, तो कई बार एक्ट के साथ साथ उस एक्ट के लिए रूल्स भी फ्रेम किए जाते हैं। रूल्स बेसिकली एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं। जो एक्ट में सेक्शंस होते हैं ना, उन सेक्शंस के सबऑर्डिनेट होते हैं रूल्स। तो यहां पे जो रूल्स बनाए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये रूल्स लेजिस्लेचर ने नहीं बनाए हैं। मेरे कहने का मतलब है ये रूल्स पार्लियामेंट ने नहीं बनाए हैं। तो ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जो रूल्स आप यहां पे देख रहे हो, इन रूल्स को इशू किया है
MHA ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन रूल्स को नोटिफाई किया है। और मैंने आपको बताया कि रूल्स बनाने का पावर या राइट इस स्टैट्यूट में गिवन है, और इस स्टैट्यूट को बनाने का राइट जो लेजिस्लेचर के पास में है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में गिवन है, जो सरकार को, जो कि लेजिस्लेचर को, नॉट गवर्नमेंट, जो कि लेजिस्लेचर को ये राइट देता है कि कि वो सिटीजनशिप को लेकर कोई नया कानून जो है वो फ्रेम कर सकती है। ये बात आपको समझ में आई? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रूल्स हैं क्या। तो रूल के बारे में हमने बात कर ली। अलग अलग लॉज में हम अलग अलग रूल देखते हैं, जैसा कि आप कई बार देखते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पे रेगुलेशंस बनाता है। अब रेगुलेशन बनाने की जो पावर होती है वो किसी अथॉरिटी के पास में होती है, और रूल्स जो है वो कौन बनाता है? वो बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है वो रूल्स को फ्रेम करते हैं, लेकिन एक्ट जो है वो कौन बनाता है? वो लेजिस्लेचर बनाता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा कि रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू द एक्ट। वो एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, छोटे होते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग ही रूल्स को फ्रेम किया जाता है। और कई लॉज में आप रेगुलेशंस भी देखते हैं तो वो बनाने का अधिकार या राइट जो होता है वो किसके पास में होता है? वो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास में होता है, जैसे कि आरबीआई, आईआरडीए ले लीजिए, आरबीआई ले लीजिए, फिर सेबी ले लीजिए, उनके पास ये राइट है। अब चलते हैं आगे। अब इस एक्ट को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इस एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी होने का रीजन है ये वाला पोर्शन। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। अब इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं, अब इसके साथ साथ हम एक पॉइंट यहां पे हमें और देखना होगा। साथ में हम यहां पे बात करेंगे 3 देशों के बारे में, और वो 3 देश कौन कौन से हैं ये देखिए। वो 3 देश हैं अफगानिस्तान, वो 3 देश है यहां पे अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा है पाकिस्तान। तो हमें साथ में देखना है इन 3 देशों को। इन कम्युनिटीज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो या क्रिश्चियन हो, और अगर इनमें इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोगों का अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, इन तीनों में से किसी भी देश में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। अब आप सोचेंगे कि रिलीजियस परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर उनका धार्मिक आधार पर इनमें से किसी भी देश में शोषण हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसिक्यूशन, तो इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। लेकिन कि भारत की नागरिकता देने के लिए यहां पे सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उसकी डेडलाइन क्या है। तो उसकी डेडलाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डेडलाइन यहां पे मैं आपको यह बताता हूं कि उन्हें भारत की नागरिकता क्यों दी जाएगी। बेसिकली यहां पे यह कहा गया था कि इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोगों को अगर भारत की नागरिकता नहीं दी गई तो दुनिया में इन्हें किसी और कंट्री में भी नागरिकता मिलना इनके लिए मुश्किल होगा। और इन कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोग अगर उनके साथ में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में किसी भी तरीके का रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। लेकिन उसके लिए एक डेडलाइन, एक डेट डिसाइड की गई, और वो डेट डिसाइड की गई कौन सी? 31 दिसंबर 2014। तो ये डेट यहां पे हमें याद रखनी है। डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2014। इस डेट से पहले अगर वो इंडिया आ गए थे, अगर वो इंडिया आ चुके हैं, तो इंडिया आ चुकी हैं कौन सी? ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, और इन 6 कम्युनिटीज के लोग इफ दे केम टू इंडिया, और इनका क्या हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका अगर इन 3 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था और उस रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से ये लोग भारत में आ गए हैं और भारत में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। तो क्योंकि ये लोग भारत में, राइट, क्योंकि ये लोग एक तरीके से भारत में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भारत की सरकार ने और भारत की संसद ने इसके बारे में यह फैसला लिया कि ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। भारत की नागरिकता मिलने से क्या होगा? भारत की नागरिकता मिलने से ऐसे लोगों को
एक भारत के संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो बन चुके हैं भारत के नागरिक। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि इसके लिए डेडलाइन कितनी है, 31 दिसंबर 2014। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि पहले इनके लिए क्या प्रोविजन था और अब इनके लिए क्या प्रोविजन है। तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बाद जो पहले 11 साल भारत में रहने की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को एंड कर दिया गया और नई रिक्वायरमेंट जो थी वो बना दी गई 5 साल। वो रिक्वायरमेंट कितनी बना दी गई? वो रिक्वायरमेंट बना दी गई 5 साल। इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मीनिंग यहां पे ये हुआ कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग 5 साल से भारत में रह रहे थे, भारत में कौन से लोग रह रहे हैं, तो हम इसके 2 एस्पेक्ट देखेंगे। पहला, वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हों। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ और इसलिए वो भारत में आकर भारत की सरकार से नागरिकता की डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रोविजन ये बनाया गया। अब इसके लिए प्रोविजन ये बना दिया गया कि 11 साल की जगह 5 साल की रिक्वायरमेंट होगी। अब आगे चलते हैं और इसके अब दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे जो रूल्स आए हैं बेसिकली, तो रूल्स ने क्या बताया है, तो ये जो रूल्स यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाए हैं, इन रूल्स में बताया गया है क्राइटेरिया। इसमें यह बताया गया है क्राइटेरिया, इसमें कंडीशंस बताई गई है कि किस तरीके से इस क्राइटेरिया में, इस रूल्स में यह बताया गया है कि किस तरीके से इन लोगों को भारत की नागरिकता जो है वो मिल सकती है। यहां पे आपने एक एस्पेक्ट अभी तक नोटिस किया होगा कि हमने 6 कम्युनिटीज की बात अभी इस वीडियो में की है। हमने जिस कम्युनिटी के बारे में बात की है, इन्हीं सारी कम्युनिटीज को बेसिकली ये राइट होगा। अब जो एक कम्युनिटी जिसको यहाँ पे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। अब हमें ये देखना है कि इसमें रूल्स क्या नोटिफाई किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इन रूल्स में एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है और वो प्रोविजन है किसका? कमिटी का प्रोविजन। और कमिटी का प्रोविजन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल एंड यूनियन टेरिटरी के लेवल पर, और इसके साथ साथ यहां पे मैं लिखूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यहां पे हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो स्टेट लेवल पे एंड यूनियन टेरिटरी के लेवल पे यहां पे क्या क्या हुआ है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि स्टेट लेवल एंड यूनियन टेरिटरी के लेवल पर यहां पे बनाई गई है एक कमेटी, जिस कमेटी को नाम दिया गया है एम्पावर्ड कमेटी। जिस कमेटी को नाम दिया गया है एम्पावर्ड कमेटी। यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि ये कमेटी जो है, ये कमेटी बेसिकली सुपरवाइज करेगी। कौन सी कमेटी को? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली कमेटी को सुपरवाइज करेगी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली कमेटी होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली इन्हीं के थ्रू क्या होगा, इन्हीं के थ्रू पूरा काम होगा। अब यहां पे होगा पूरा राइट। अब इनके पास में क्या जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होंगी, इनके पास एप्लीकेशंस जो हैं वो दी जाएंगी। तो सुपरविजन होगा किसका? स्टेट लेवल एंड यूनियन टेरिटरी लेवल पे जो एम्पावर्ड कमेटी बनेगी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली कमेटी को क्या करेगी? सुपरवाइज करेगी। और उसी के थ्रू फिर क्या होगा? एप्लीकेशंस को एग्जामिन किया जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारे सेंसस ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग स्टेट में जो सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर होंगे, वो बेसिकली इस एम्पावर्ड कमेटी के हेड होंगे। ये एम्पावर्ड कमेटी किसके थ्रू काम करेगी? मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होगी उसके थ्रू यहां पे काम किया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि अगर किसी पर्सन को जो कि पाकिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है या फिर अफगानिस्तान से आया है, और अगर उसे भारत में सिटीजनशिप चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो इन कमिटीज के पास में अप्लाई करेगा पहले। तो इसके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन उसे फिल करनी होगी और उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पे उन्हें अपने सबमिट करने पड़ेंगे कि वो कब से भारत में रह रहे हैं और उनके पास इंडिया में रहने के कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, जिससे कि वो ये बात साबित कर सके कि जो कट ऑफ डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2014 की, उससे पहले वो इंडिया में रह रहे थे। इंडिया में उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं, पहले उनके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं,
वो सब इन्हें यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, और वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद में ये जो कमेटी है जिसमें कि आईबी के मेंबर्स भी होंगे, आईबी के ऑफिशियल्स भी इस कमेटी का पार्ट होंगे, ताकि वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन कर सके कि अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप मांग रहा है तो उससे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन वैलिड है या उसकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है। इन सारी बातों का जवाब कौन देगा? इन सारी बातों का जवाब कमेटी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो स्टेट एंड यूनिट लेवल पे कौन सी कमेटी होगी? एम्पावर्ड कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होगी जिसके बारे में मैंने आपको बात करी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यहां पे होगी। तो इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर देना। ये कमेटी बनाने का पर्पस यहां पे यही है कि इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना, ताकि जल्दी ऐसे लोगों को जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन इन देशों में हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता जो है वो जल्दी से मिल जाए। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो रूल्स है ना, इन्हीं रूल्स ने इन कमिटीज के बारे में बताया है, रूल्स ने अब प्रोसेस के बारे में बताया है। एक्ट ने जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ने बोल दिया कि अगर आप हिंदू कम्युनिटी से हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो या क्रिश्चियन हो, तो आपको भारत की नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन उसके प्रोसेस के बारे में पूरी तरीके से कोई गाइडलाइन अब तक नहीं थी। तो जब ये रूल्स आए तो रूल्स ने यहां पे एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दी। रूल्स ने बता दिया कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो, आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद में भारत की नागरिकता ऐसे लोगों को मिल जाएगी। नाउ अब बात करते हैं इसके लास्ट एस्पेक्ट के बारे में। अब इसका जो लास्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि व्हाट अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, व्हाट अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि यहां पे हमने यही देखा कि अलग अलग धर्मों के बारे में बात की गई है यहां पे, और यहां पे आपने देखा कि 6 कम्युनिटीज के बारे में बात की गई है। तो इसी को लेकर जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो इसको लेकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट यहां पे हुए थे, और शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो कि 2019-2020 में चल रहा था। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली ये कहना है कि जब कोविड आया तो कोविड के बाद में गवर्नमेंट के लिए इन रूल्स को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए इन रूल्स को नोटिफाई करने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिट पिटिशंस जो थी वो फाइल हुई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मोर देन 100 रिट पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, और इन रिट पिटिशंस में इस कानून को चैलेंज किया गया था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तब इस कानून के ऊपर, इस एक्ट के ऊपर स्टे देने से मना कर दिया था, इसके ऊपर किसी भी तरीके का स्टे देने से मना कर दिया था। अब 5 साल बाद हम बात करते हैं 2024 में। 2024 में अब क्या हुआ है देखो, 2019 में अमेंडमेंट आए थे, और 2024 में अब देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ग्राउंड के ऊपर इसको चैलेंज किया गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी है उसका बेसिकली वायलेशन करता है। ये तो धर्म के आधार पर, मैं आपको यहां पे चैलेंज करने के ग्राउंड बता रहा हूं। ये कहा गया कि तो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, ऐसा एलिगेशन था, या ऐसा पिटिशनर्स ने अपनी पिटिशन में लिखा था कि आपने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को यहां पे परमिशन दे दी है कि वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आपने 6 कम्युनिटीज को अलाउ कर दिया है एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं। अब यहां पे गवर्नमेंट की साइड से या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने लॉ मेकर्स थे उनकी साइड से अपना यहां पे एक डिफेंस था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स भी भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अदनान सामी का भी एग्जाम्पल देकर बताया कि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन फिर भी उन्हें भारत की नागरिकता जो है वो मिली है। लेकिन यहां पे उनका नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को रखने का रीजन ये था क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, और क्योंकि वहां पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, और ये देखा गया है कि उनका वहां पे हिंदू का, सिख का, पारसी का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, इसलिए उन्होंने इन कम्युनिटीज को इस अमेंडमेंट में रखा था। तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं आपको यहां पे गवर्नमेंट का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, और बाकी इसके ऊपर जो वर्डिक्ट होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेगा। सो अब रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली ये हुआ है कि एक इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML।
IUML ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन बेसिकली लगाई है। इन्होंने रिट पिटिशन पहले ही फाइल कर दी थी और अब इन्होंने अपनी पिटिशन लगाने के बाद में अब एक एप्लीकेशन मूव की है। मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, पिटिशन 2019 में ही फाइल कर दी गई थी। अब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है और एप्लीकेशन लगाकर ऑनरेबल कोर्ट से ये डिमांड किया है कि ये जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, इन रूल्स पर कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आने चाहिए, कोर्ट को इन रूल्स के ऊपर स्टे लगा देना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जो है ये आगे ना बढ़े और इस प्रोसेस पर रोक लगनी चाहिए। और ग्राउंड क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस ग्राउंड पर ये एप्लीकेशन मूव की गई है। सो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको ये समझाने की कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, इसका प्रोसेस क्या है, रूल्स क्या है, स्टैट्यूट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रोविजन है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जिस प्रोसेस के बारे में हमने आज बात की है वो प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।